हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित वाघशीर एक प्रकार का क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भारतीय थल सेना का टैंक, भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान, भारतीय जल सेना की पनडुब्बी या भारतीय सेना का मिसाइल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जल सेना का पनडुब्बी। तो नाम आपको ध्यान में रखना है क्या, वाघशीर, जो कि क्या है, भारतीय जल सेना की पनडुब्बी है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और प्रोजेक्ट 75 के तहत यह स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं पनडुब्बी है, जिसका नाम क्या रखा गया है, वाघशीर। अब ये वाघशीर नाम ही क्यों चुना गया है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वाघशीर क्या है, हिंद महासागर की शिकारी मछली, और इसी मछली के नाम पर ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए इस पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है, वाघशीर। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, 24 अप्रैल 2022 को देश में किस क्रम का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13वें क्रम का। दोस्तों, प्रश्न से ही एक चीज आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि देश में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब इसे मनाने की शुरुआत किसी वर्ष में की गई होगी, तब हम बोल पा रहे हैं कि वर्ष 2022 में जो पंचायती राज दिवस मनाया गया है वो 13वें क्रम का है। तो ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत देश में कब की गई थी। तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, और इस प्रकार 2022 में जो पंचायती राज दिवस मनाया गया है वह इस क्रम में 13वां था। अब इस वर्ष आपको ध्यान में रखना है कि यह पंचायती राज दिवस समारोह जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत में मनाया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संबंध में ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सुमन के बेरी, माधवीपुरी बुच, अरविंद पनगड़िया या अमिताभ कांत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमन के बेरी। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे, सुमन के बेरी, क्योंकि नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके उपरांत सुमन के बेरी जी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी। ये तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में आप जान चुके हैं, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले उपाध्यक्ष के रूप में आप अरविंद पनगड़िया जी का नाम ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के वर्तमान कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विकल्प में एक और महत्वपूर्ण नाम आपको दिखाई दिया होगा, जो कि है माधवीपुरी बुच। इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बन गई है, इसलिए माधवीपुरी बुच का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, और इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं RN हरि, मनोज पांडे, BS राजू या मनोज कुमार कटियार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BS राजू। दोस्तों, भारतीय थल सेना के प्रमुख और उप प्रमुख की नियुक्तियों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख किन्हें बनाया गया है, BS राजू जी को, क्योंकि जो भारतीय थल सेना के पूर्व उप प्रमुख थे मनोज पांडे जी, उन्हें अब क्या बना दिया गया है, भारतीय थल सेना का प्रमुख बना दिया गया है, और इसके पश्चात उप प्रमुख का पद खाली था और इसी पद पर BS राजू जी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा आपको विकल्प में एक नाम दिखाई दे रहा है मनोज कुमार कटियार जी। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हें भारतीय सैन्य अभियानों का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और जिन तथ्यों की अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था वो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। किनका स्थान वो ग्रहण करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी का, क्योंकि इन्हें भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस शहर को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मुंबई, यूक्रेन, कोपेनहेगन या सिंगापुर।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। दोस्तों कोपेनहेगन को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने का लक्ष्य वर्ष 2012 में डेनमार्क की सरकार के द्वारा रखा गया था और उस समय यह निर्धारित किया गया था कि यह लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो यह तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पुनः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं हर्ष चौहान, इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला या अमित प्रजापति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विजय सांपला। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इनकी नियुक्ति इस पद पर पुनः की गई है। तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा विकल्प में आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक नाम दिखाई दे रहा है आपको हर्ष चौहान, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अध्यक्ष के रूप में, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान जी। और इकबाल सिंह लालपुरा जी के नाम के ऊपर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इन सभी आयोग के नाम और इनके वर्तमान अध्यक्षों के नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रॉबर्ट बुलार्ड, सर डेविड एटनबरो, जॉन कार्लिंग या वोंग वेनबियाओ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर डेविड एटनबरो। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए अमेरिका के सर डेविड एटनबरो का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में नाटो द्वारा लॉक्ड शील्ड नामक साइबर अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं एस्टोनिया, यूक्रेन, आइवरी कोस्ट या नॉर्वे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। तो आपको ध्यान रखना है, नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड साइबर अभ्यास। ये कहां आयोजित किया गया है? एस्टोनिया में। और इसमें प्रावधान क्या रहता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो विभिन्न प्रतिभागी रहते हैं उन्हें एक बड़े साइबर हमले से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए एक नकली देश क्रिएट किया जाता है जहां पर लाइव साइबर हमला किया जाता है और उसके बाद विभिन्न प्रतिभागी देश उस साइबर हमले से निपटने की अभ्यास करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यह अभ्यास हाल ही में एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नौवां प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? और हमारे विकल्प हैं 40 अरब डॉलर, 42 अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर या 46 अरब डॉलर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 44 अरब डॉलर। दोस्तों ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे, हो सकता है इसका इस्तेमाल आप में से बहुत लोग करते होंगे। तो ट्विटर को हाल ही में एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों और एलन मस्क उद्योग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। एलन मस्क वर्तमान स्थिति में स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और टेस्ला मोटर्स के सह संस्थापक हैं, इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है इन्होंने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। और इनके नेशनैलिटी के बारे में अगर आपको ध्यान रखना हो तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। तो एलन मस्क से संबंधित ये सभी तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है देश में? प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। दोस्तों 21 अप्रैल की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 21 अप्रैल सन 1947 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में तात्कालिक प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षा विधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। ठीक है, इसलिए 21 अप्रैल को ही देश में प्रतिवर्ष 2006 से क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय पहलवान रवि दहिया ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? और हमारे विकल्प हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों रवि दहिया जी का नाम आप सभी अवश्य ही जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने पदक जीता था। तो आपको ध्यान रखना है रवि दहिया जी ने एशियाई चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है और ये एक भारतीय पहलवान है।
हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार, तो आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया है। और हमारे विकल्प हैं के विजय राघवन, अजय कुमार सूद, एस सोमनाथ या के सिवान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार सूद। तो आपको ध्यान रखना है, देश के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद। और प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी अब के विजय राघवन जी का स्थान ग्रहण करेंगे। और अजय कुमार सूद जी के बारे में आपको एक तथ्य और ध्यान में रखना है कि इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। दोस्तों इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रामनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर या स्मृति ईरानी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। और इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री। और ये नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन पुनः किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान या कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जर्मनी, सूडान, स्लोवेनिया या कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं रॉबर्ट गोलोब। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के वीडियो का निशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको अब तक के डिस्कस किए गए सभी वीडियो का निशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। उसी कोर्स में हर महीने की 5 तारीख को आपको टेस्ट दिलाने का भी मौका मिलेगा, जहां से नियमित रूप से आपके करेंट अफेयर की तैयारी को और ज्यादा गति मिलेगी। और इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे इन दो में से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? तो जल्द मिलूंगा मैं आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।